हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़े थे। इसके पश्चात लेंस की फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध भी पढ़े थे। यह संबंध हम दो लेंसों के लिए पढ़े थे, एक उत्तल लेंस के लिए भी और एक अवतल लेंस के लिए भी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेंस का रेखीय आवर्धन। लेंस का रेखीय आवर्धन, तो जैसे आप दर्पण का रेखीय आवर्धन पढ़े थे, सेम उसी प्रकार से लेंस का भी रेखीय आवर्धन होता है। कहा जाता है कि लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। परिभाषा में कोई अंतर नहीं होता है, अंतर सूत्र या फार्मूले में होता है। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि सूत्र या फार्मूले में क्या अंतर होता है। परिभाषा में फिर से एक बार, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। m इक्वल टू लिखा जाता है, पहले मैं आपको शब्दों में लिख के दिखा देता हूं। लेंस का रेखीय आवर्धन ये इक्वल होगा प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन को मैंने आपको बताया स्मॉल m से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग जानते हैं I से और वस्तु की लंबाई को O से। तो लिखा जाता है m इक्वल टू I अपान O। पुनः इसी फार्मूले को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसी को हम लोग जानते हैं कि यही m I अपान O के इक्वल होता है और यही I अपान O V अपान U के भी इक्वल होता है। तो ये कैसे होता है, इसे दोनों लेंसों में सिद्ध किया जाता है। तो मैं आपको दोनों लेंसों में इसे सिद्ध करके दिखाता हूँ कि कैसे m I अपान O के और V अपान U के इक्वल होता है। पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस में रेखीय आवर्धन। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को एक फिगर ड्रा करना पड़ेगा। उस फिगर के ही माध्यम से रेखीय आवर्धन को हम लोग पढ़ सकेंगे या जान सकेंगे। ये उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस का ये प्रकाशिक केंद्र C, उत्तल लेंस का ये प्रथम फोकस f1, प्रथम फोकस दूरी का 2 गुना 2f1। दूसरी ओर चलते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस f2 और ये द्वितीय मुख्य फोकस का 2 गुना 2f2। दोनों इधर f1 और 2f1 के बीच एक वस्तु रखी है। इसका नाम मैं रख देता हूँ AB। इसका हम इमेज बनाते हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाती है। ये मैं चिन्ह दिखा देता हूँ कि प्रकाश की किरण किस तरीके से जा रही है। ये दोनों जो अपवर्तित किरणें हैं वो एक दूसरे को 2f2 और अनंत के बीच काट रही हैं, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बन रहा है। इसका मैं नाम रख देता हूँ A' और B'। पुनः ये पॉइंट प्रकाशिक केंद्र C हो गया। यहाँ पे प्रकाश की किरण आके टकरा रही है, इसे मैं D कह देता हूँ। अब इस फार्मूले को सिद्ध करने के लिए हमें इस फिगर में या इस चित्र में त्रिभुज की समरूपता को दिखाना पड़ेगा। तो मैं इसमें 2 त्रिभुज लेता हूँ, A' B' C A B C।
तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश सी तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो लिखा जा सकता है ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू ए डैश सी अपान ए सी। ज़रा देखिए, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई है जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो आई अपान ए बी वस्तु की लंबाई है जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं, इक्वल टू ए डैश सी प्रतिबिंब की दूरी है जिसे हम लोग भी से दिखाते हैं, भी अपान ए सी वस्तु की दूरी है जिसे हम यू से दिखाते हैं। तो इसको मैंने संकेत के रूप में तो लिख दिया है, लेकिन इसमें चिन्हों का प्रयोग मैंने नहीं किया है कि कौन निगेटिव साइन में है और कौन पॉजिटिव साइन में है। तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर की जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है और नीचे की जो डिस्टेंस होती है वो निगेटिव होती है। तो ये जो आई है ये मुख्य अक्ष के नीचे है, अर्थात ये निगेटिव साइन होगा, और ये जो ओ है ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा। ये भी दाहिनी तरफ है, पॉजिटिव होगा, और ये यू बाईं तरफ है इसलिए ये निगेटिव होगा। इसको हम लोग अगली लाइन में लिख सकते हैं, माइनस चिन्ह माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आई अपान ओ इक्वल टू भी अपान यू, और ये आई अपान ओ जो होता है वो परिभाषा के अनुसार रेखीय आवर्धन यम होता है, अर्थात इसे लिखा जा सकता है यम इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू भी अपान यू। ये उत्तल लेंस में रेखीय आवर्धन का सूत्र है, इसे आप नोट कर सकते हैं। दूसरी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस में रेखीय आवर्धन। तो पुनः एक बार हम लोग फिगर बनाएंगे, फिगर के आधार पर अवतल लेंस में रेखीय आवर्धन के सूत्र को सिद्ध करेंगे। अवतल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस का मुख्य अक्ष और ये अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र सी। ये अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस F2 और ये F2 का 2 गुना 2F2। इधर प्रथम मुख्य फोकस F1 और ये प्रथम मुख्य फोकस का 2 गुना 2F1। यहाँ पर मैंने एक वस्तु रख दिया, वस्तु को मैंने दिखा दिया ए बी से। प्रतिबिंब बनाते हैं ए बी का, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब देखा जाए तो ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच काट रही हैं, जहां पर वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। इसे मैं दिखा दे रहा हूं ए डैश और बी डैश से। इसमें भी हम लोगों को त्रिभुज की समरूपता ही दिखानी पड़ेगी, तभी जाकर के सिद्ध हो सकता है। त्रिभुज की समरूपता में भी 2 त्रिभुज लेंगे, ए डैश बी डैश सी और ए बी सी। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश सी तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है। अगर ये समरूप है तो लिखा जा सकता है ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू ए डैश सी अपान ए सी। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई है जिसे हम आई से दिखाएंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर है इसलिए ये पॉजिटिव होगा। ए बी वस्तु की लंबाई है, ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर है जिसे ओ से दिखाएंगे, ये भी पॉजिटिव होगा। आई अपान ओ इक्वल टू ए डैश सी
प्रतिबिंब की दूरी है लेंस से बाईं तरफ है, इसलिए ये माइनस भी अपान AC वस्तु की दूरी है बाईं तरफ है, इसलिए माइनस यू। अगली लाइन में हम लोग लिख सकते हैं इसी को I/O इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा आपको V/U। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि जो I/O की वैल्यू है वो रेखीय आवर्धन यम है, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं यम इक्वल टू I/O इक्वल टू V/U। तो पुनः इस फार्मूले को मैंने एक बार सिद्ध किया अवतल लेंस के लिए, तो ये अवतल लेंस में रेखीय आवर्धन का फार्मूला या सूत्र है, इसे आप नोट कर लीजिए। अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लेंस की फोकस दूरी F तथा U या V के पदों में रेखीय आवर्धन लेंस की फोकस दूरी F तथा U या V के पदों में रेखीय आवर्धन। तो लेंस का सूत्र हम लोग जानते हैं, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये एक प्रकार से समीकरण है, आप लिख सकते हैं समीकरण के दोनों पक्षों में भी से गुणा करने पर जब आप समीकरण के दोनों पक्षों में भी से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा आपको V/f इक्वल टू V/v माइनस V/u। इसको अगली लाइन में हम लोग लिख सकते हैं V/f इक्वल टू V/v, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस V/u, ये माइनस V/u है, इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ये हो जाएगा V/u इक्वल टू 1 ऑलरेडी है, ये V/f पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा V/f। V/u को अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी वैल्यू यम होती है, तो ये यम इक्वल टू 1 माइनस V/f। आप यहाँ भी इसे लिख सकते हैं, ये रेखीय आवर्धन हो गया। भी मैंने U या V लिखा है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो V है, और लेंस की फोकस दूरी F है। इसे हम लोग अगली लाइन में लिख सकते हैं यम इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेकर के करते हैं या किसी शॉर्ट ट्रिक की वजह से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F माइनस V/f। तो ये रेखीय आवर्धन का सूत्र F और V के पदों में हो गया। अभी हम लोगों को U के पदों में पढ़ना है, तो अगली टॉपिक U के पदों में होगी। U के पदों में पढ़ने के लिए पुनः हम लोग लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और समीकरण के दोनों पक्षों में अब मैं U से गुणा करूंगा, तो U से गुणा करने पर ये हो जाएगा U/f इक्वल टू
u अपान भी माइनस u अपान u। ये हो जाएगा अगली लाइन में u अपान एफ इक्वल टू u अपान भी और ये माइनस 1। u अपान भी को वहीं रहने देते हैं, -1 को ट्रांसफर करते हैं, तो ये हो जाएगा u अपान भी इक्वल टू, ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, 1 प्लस u अपान एफ। पुनः एक लाइन u अपान भी इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये मिल जाएगा f प्लस u अपान एफ। अब ये u अपान भी है, इसको हम अगर उल्टा करें तो भी अपान यू, यानी कि इसका रेसिप्रोकल अगर लिखेंगे तो भी अपान यू हो जाएगा। ये हो जाएगा भी अपान यू इक्वल टू, अगर इसका रेसिप्रोकल तो इसका भी होगा, ये मिलेगा हम लोगों को एफ अपान एफ प्लस यू। भी अपान यू की वैल्यू हम लोग जानते हैं एम, तो एम इक्वल टू हो जाएगा एफ अपान एफ प्लस यू। अब यहाँ पर ये यम रेखीय आवर्धन हो गया और ये यफ और यू के पदों में हो गया। तो अभी पीछे वाला फार्मूला भी और एफ के पदों में था और ये यू और एफ के पदों में है, नोट कर लीजिए। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, तो लेंस का वर्ग क्या है? लेंस का काम है प्रकाश किरणों को अभिसरित करना या अपसरित करना। लेंस प्रकाश की किरणों को या तो फैला देती है या तो सिकोड़ देती है। तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की जो क्षमता होती है वही लेंस की क्षमता कहलाती है। या सीधे सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता को हम लोग P से डिनोट करते हैं और P इक्वल टू फार्मूला लिखा जाता है 1/f। यानी कि अगर फार्मूले के आधार पर हम इसकी परिभाषा बताएं तो कहा जाता है कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि लिख सकते हैं हम लोग लेंस की क्षमता बराबर 1/, लेंस की फोकस दूरी। लेंस की क्षमता को हम लोग P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू लिखा जाता है 1/f, लेकिन इस समय ये सब मीटर में होता है। ठीक, इसका जो मात्रक होता है इसे हम लोग डायोप्टर बोलते हैं। डायोप्टर लेंस की क्षमता और ये उसका मात्रक। अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लेंस की पहचान। लेंस की पहचान कैसे की जाती है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में यानी कि दर्पण की क्लास में दर्पण की पहचान करना सिखाया था। उसमें मैंने 2 विधि आपको बताई है, एक स्पर्श करके और एक प्रतिबिंब देखकर। तो ठीक वैसे ही लेंस की भी पहचान 2 तरीके से की जाती है, एक स्पर्श करके और दूसरा प्रतिबिंब देखकर। स्पर्श करके कहा जाता है कि यदि लेंस को स्पर्श करने के पश्चात लेंस बीच में मोटा और किनारे पर पतला प्रतीत हो तो वह उत्तल लेंस होता है, और यदि लेंस स्पर्श करने के पश्चात बीच में पतला और किनारे पर मोटा प्रतीत हो तो वह अवतल लेंस होता है, और यदि लेंस स्पर्श करने पर सब जगह समान मोटाई का महसूस हो या प्रतीत हो तो वह समतल कांच का
गुटका होता है। यानी कि लेंस को हम हाथ से स्पर्श करेंगे, अगर लेंस बीच में मोटा और किनारे पर पतला प्रतीत होता है तो वह उत्तल लेंस होगा, और यदि बीच में पतला किनारे पर मोटा प्रतीत होता है तो वह अवतल लेंस होगा, और यदि सब जगह समान मोटाई का होता है तो वह समतल कांच का गुटका होगा। नंबर 2, प्रतिबिंब देखकर। कहा जाता है कि यदि लेंस को किताब की छपे हुए अक्षरों के ऊपर रखने से, जब आप लेंस को किताब के छपे हुए अक्षरों के ऊपर आप रखेंगे और लेंस को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, यदि अक्षरों का प्रतिबिंब बढ़ता हुआ दिखाई पड़े वह उत्तल लेंस होगा, यदि घटता हुआ यानी कि छोटा दिखाई दे तो अवतल होगा, और यदि समान आकार का दिखाई दे यानी कि अक्षरों के प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन न हो तो वह समतल कांच का गुटका होगा। यानी कि अगर आप किताब में जो अक्षर लिखे होते हैं उसके ऊपर आप लेंस को रखते हैं, लेंस को अगर आप ऊपर धीरे धीरे उठाते हैं और यदि अक्षर की साइज बढ़ती जाती है तो वह उत्तल लेंस होगा, अगर छोटी होती है तो अवतल होगा, यदि उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह समतल कांच का गुटका होगा। ओके, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है लेंस का उपयोग। लेंस का उपयोग, दैनिक जीवन में लेंस हमारे कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं इसके विषय में हम लोगों को जानना है। तो नंबर 1 मैं आपको बताऊं, आप घड़ी की मरम्मत कराने अगर कभी दुकान पर गए होंगे तो आप देखे होंगे कि जो घड़ी साज होता है, घड़ी की मरम्मत करने वाला, वो किसी एक फ्रेम में लेंस को आंख में दबाकर घड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स यानी कि भाग को देखता है। तो पहला तो हम कह सकते हैं कि घड़ी साज लेंस का उपयोग घड़ी की मरम्मत करने में करता है। नंबर 2, चिकित्सीय क्षेत्रों में जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे आँख, नाक, कान एवं गले में उत्पन्न हुए रोगों का पता लगाने में लेंसों का प्रयोग करते हैं, यानी लेंस की सहायता से देखते हैं कि हमारे शरीर के विशेष भागों में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। नंबर 3, लेंस का जो उपयोग होता है ये सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी, अनेक प्रकार के सूक्ष्मदर्शियों को बनाने में किया जाता है। यानी कि जो खगोलीय दूरदर्शी होती है, जो माइक्रोस्कोप होता है, इन सभी चीज़ों में लेंसों का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर 4, कहा जाए कि हमारे नेत्र में जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, दोष उत्पन्न होने का मतलब आप देखे होंगे कि जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको कभी कभी वस्तुएं साफ दिखाई नहीं पड़ती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें न तो नज़दीक का दिखाई पड़ता है न तो दूर का दिखाई पड़ता है, अर्थात हमें उन्हें ग्लासेस यानी कि चश्मे लगवाने पड़ते हैं या उनकी आंख में लेंस डलवाना पड़ता है, जिसकी सहायता से वे नज़दीक और दूर की वस्तुओं को देख लेते हैं। तो कुछ लोगों की आंखों में दोनों समस्याएं उत्पन्न होती हैं, नज़दीक का भी नहीं देख पाते हैं, दूर का भी नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नज़दीक का देखते हैं, दूर का नहीं, दूर का देखते हैं, नज़दीक का नहीं। इन दोषों को भी दूर करने के लिए लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। तो मनुष्य में उत्पन्न दृष्टि दोषों को दूर करने में लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये था लेंस का उपयोग। अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लेंस में नापने वाली चिन्ह परिपाटी, यानी कि लेंस के द्वारा दूरी कैसे नापी जाती है। लेंस के द्वारा दूरी नहीं, लेंस में दूरी कैसे नापी जाती है। आप लिखेंगे लेंस द्वारा नापी जाने वाली दूरी की चिन्ह परिपाटी।
लेंस द्वारा नापी जाने वाली दूरी की चिन्ह परिपाटी। तो ये जो चिन्ह परिपाटी होती है यह उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लेंसों में मापी जाती है। तो इसको मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। ये हो गया एक उत्तल लेंस और ये मुख्य अक्ष, ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र C, ये उत्तल लेंस में हो गया। ये उत्तल लेंस का प्रथम फोकस f1 और ये द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस जिसे आप कहते हैं f2। सेम उसी प्रकार एक अवतल लेंस, और ये लेंस का मुख्य अक्ष, ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र C, ये लेंस का द्वितीय फोकस या जिसे आप कहते हैं मुख्य फोकस, और ये लेंस का प्रथम फोकस। ये कोई एक वस्तु हो गई। हम जानते हैं कि लेंस पर डाली जाने वाली जो प्रकाश की किरण होती है जिसे हम आपतित किरण कहते हैं वो सदैव बाईं ओर से होती है। तो इसे हम आपको बताते हैं कि ये आपतित किरण की दिशा है। आपतित किरण की दिशा। इसके पश्चात हम इसमें दूरियों को 4 भाग में बांटते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के नीचे, लेंस के बाईं तरफ और लेंस के दाईं तरफ। तो अगर मैं लेंस के बाईं तरफ की बात करूं, बाईं तरफ की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। दाईं तरफ की दूरी को देखा जाए तो जो दाईं तरफ की दूरी होती है ये धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर की बात करें, ये बाईं तरफ की दूरी हो गई और ये दाईं तरफ की दूरी हो गई। अगर मैं मुख्य अक्ष के ऊपर की बात करूं, ऊपर, तो ऊपर की जो दूरी होती है ये भी धनात्मक होती है। और मुख्य अक्ष के नीचे की बात करूं, नीचे, तो नीचे की जो दूरी होती है ये ऋणात्मक होती है। अब आप इन्हीं 4 चिन्हों के आधार पर लेंस के द्वारा नापी जा सकने वाली सभी दूरियों को आप देख सकते हैं कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। प्रकाशिक केंद्र से बाएं की दूरी देखेंगे तो ऋणात्मक, प्रकाशिक केंद्र से दाएं की दूरी देखेंगे तो धनात्मक। ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी देखेंगे तो धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी देखेंगे तो ऋणात्मक। इसके बाद हम लोगों के पास कोई जगह नहीं बचती है जिसमें हमें दूरी को नापना होता है। दूसरी चीज, इसमें सारी दूरी प्रकाशिक केंद्र से ही नापी जाएगी। आते हैं अवतल लेंस में। अवतल लेंस में भी ये आपतित किरण की दिशा होगी। आपतित किरण की दिशा। अब जरा देखा जाए, इसमें भी जो बाईं तरफ की दूरी होगी, बाईं तरफ की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। दाईं तरफ की जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है। अगर हम ऊपर की बात करें, ऊपर, तो ऊपर की जो दूरी है वह भी धनात्मक मापी जाती है। नीचे की जो दूरी होती है ये भी ऋणात्मक होती है।
इसमें भी सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से ही नापी जाती हैं। अब इसमें भी आप देख लीजिए, लेंस के बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक, लेंस के दाईं तरफ की दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक। प्रकाश सदैव बाईं तरफ से ही डाला जाता है। तो इसमें मैक्सिमम मैंने सारी चीज़ आपको बता दिया। ये लेंस द्वारा नापी जाने वाली दूरी की चिन्ह परिपाटी थी। फिर से एक बार, लेंस पर प्रकाश सदैव बाईं दिशा से नापा जाता है। बाकी दूरियों को कब पॉजिटिव और कब निगेटिव जानना है ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़, इन सभी चीज़ों के आधार पर कहा जाता है कि जो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस होता है वो लेंस के दाहिनी तरफ होता है, इसलिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो बाईं तरफ होता है, इसलिए अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। तो इस फिगर के ही आधार पर स्पष्ट होता है या क्लियर किया जाता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये हो गया आपका, इसी के साथ लेंस का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी सारी चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।